हाउसिंग क्राइसिस अभी है, वैसे इतने घर बन नहीं रहे, इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही हाई है। कर सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ हाउस और स्टिल वी हैव टू वेट। स्टिल पीपल आर कंफ्यूज कि जो रियल एस्टेट है वो कमर्शियल में जाए या तो रेसिडेंशियल में जाए। वो अभी तक कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए या तो मुझे कुछ चीज समझ में ना आए, हायर पे कर दूं या तो हायर इंटरेस्ट रेट पे कुछ प्रॉपर्टीज ले लूं, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? अगर मैं रहने के लिए ले रहा हूँ या तो फिर रेंट के लिए भी फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, तो उसमें डिफरेंस क्या हो गया? तो फिर यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव्स। हमारे कोई सब्सक्राइबर को कोई फर्स्ट हाउस बाय कर रहा है, उसका सिटी भी क्लियर है, उसको कौन सा हाउस चाहिए वो भी क्लियर है, तो वो डायरेक्टली रियल्टर को नहीं। हाउस 100 किलोमीटर के अंदर नहीं है, 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो माइट भी आपका मॉर्गेज रिफ्यूज हो सकता है। तो दैट्स राइट। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल दियान कैन। तो हमारा लास्ट जो वीडियो था हाउसिंग के बारे में, वो बहुत ही वायरल हुआ था और हमें अच्छा लगा था आपका फीडबैक, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे। तो आज ही हमारा टॉपिक हो रहा है इट्स रियली वर्थ टू बाय अ हाउस इन कनाडा इन करंट सिनेरियो। और कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट करंटली क्या है, उसका सिनेरियो क्या है। हर्ष पटेल, तो हम उससे क्वेश्चन करेंगे जो हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने या तो कमेंट में क्वेश्चन आए थे, सब क्वेश्चन करेंगे और हमें उसके आंसर भी देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट में क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट करंट हाउस मार्केट इन कनाडा। तो हाउसिंग मार्केट कनाडा में अभी बूस्ट कर रहा है क्योंकि इमिग्रेशन आप देख रहे हो। right. अभी इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और हमें 2025 तक के लेवल्स भी अभी हमें पता चल गए हैं। तो जैसे जैसे लोग आएंगे उनको हाउस रहने के लिए जगह चाहिए होगी। एंड हाउसिंग क्राइसिस अभी है, वैसे इतने घर बन नहीं रहे, तो ये इलेक्शन का एजेंडा भी यही है। 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है उसमें भी दोनों पार्टी का एजेंडा यही है कि हमें हाउसिंग बढ़ाना है। राइट नाउ जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही हाई है। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ हाउस और स्टिल वी हैव टू वेट फॉर द लाइक 2020 और 2025। तो आपको पता ही होगा कि 2022 में हाउसिंग मार्केट कैसा था। Right. बहुत ही प्राइसेस बढ़े हुए थे सारे हाउसेस के, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज का लो था। राइट। और वो जब था वो सेलर्स का मार्केट था कि जो सेलर बोले वो बायर रेडी था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो, सेलर हाई प्राइस पे जो उसकी प्राइस है उसके भी हाई पे बेच रहे थे। इंटरेस्ट रेट कम था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था और डिमांड भी ज्यादा थी और इकोनॉमी सही तरीके से फंक्शन कर रही है। राइट। अभी आप देखो तो करंटली उल्टा है, वाइस वर्सा, कि अभी मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और हाउसिंग प्राइसेस कम है। राइट। तो वो साइकिल चलती रहेगी। ओके, तो ये तो आपने बता दिया हमें कि कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली तो शेयर मार्केट है वो भी बूम कर रहा है। तो अभी किसी के पास पैसा है तो दे आर स्टिल कंफ्यूज कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे या तो फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो कहाँ पे उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा? तो दोनों चीज है। अगर आपको पोर्टफोलियो जो है अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसको आपको सारी जगह अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। तो मैं तो वही बोलूंगा कि जितना डाइवर्स आपका पोर्टफोलियो होगा उतनी आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगी। डाइवर्सिटी में सबसे टॉप पे हम क्या रखना चाहेंगे? रियल प्रॉपर्टी में जहां से आपको कैश फ्लो, कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहिए, रियल एस्टेट से अच्छा कोई चीज नहीं है। तो ये तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमें रियल एस्टेट में कनाडा में जाना चाहिए, लेकिन स्टिल पीपल आर कंफ्यूज कि जो रियल एस्टेट है वो कमर्शियल में जाए या तो रेसिडेंशियल में जाए। वो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हमको लास्ट वीडियो से भी मिले हुए थे। तो सही है, करेक्ट। तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या फिर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, राइट, आपको पिछला एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में, राइट, तो इन माय ओपिनियन यू शुड गो फॉर रेसिडेंशियल मार्केट। तो मींस कि मैं अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बाय कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, तो मुझे रेसिडेंशियल मार्केट की तरफ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। उसका कोई पर्टिकुलर रीजन? क्योंकि अगर आप जैसे कि फर्स्ट टाइम होम बायर के बहुत सारे इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट देती है, राइट, तो वो सारे आपको कमर्शियल मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होम बायर जैसे कि ये इंसेंटिव्स जो मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो पहली बार जो इन्वेस्ट कर रहा है अपने खुद के घर में, उस हिसाब से गवर्नमेंट अपने इंसेंटिव्स देती है, वो फिर कमर्शियल में नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि कमर्शियल में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, जिसके लिए आपको किसी से जो एक्सपीरियंस बंदा है या फिर कमर्शियल रियल्टर जो काम करते हैं
उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। तो वो सारी नॉलेज आपको देगा कि भाई इस तरीके की प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ताकि आपको पॉजिटिव कैश फ्लो फ्यूचर में मिले। और अगर मैं डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ही कमर्शियल में जाता हूँ तो देयर इज अ चांस टू बी कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, या तो मुझे कुछ चीज समझ में ना आए तो मैं हायर पे कर दूं, या तो हायर इंटरेस्ट रेट पे कुछ प्रॉपर्टीज ले लूं। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। वैसे फ्रॉड तो रेसिडेंशियल मार्केट में भी हो सकता है, पर अभी इतनी नॉलेज बढ़ गई है सारे इन्वेस्टर्स में, तो उतना फ्रॉड का चांसेस नहीं है। बाकी आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है। इन्वेस्टमेंट गलत, हाँ। राइट लोकेशन पता ना हो, Location- राइट एरिया के बारे में पता ना हो तो आप गलत इन्वेस्टमेंट करके फंस जाओगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से कुछ आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। और फिर उसमें आपको डाउन पेमेंट भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि कमर्शियल मार्केट में आपको फिर मॉर्गेजेस वगैरह जो फर्स्ट टाइम होम बायर में जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो सारे फिर मॉर्गेजेस में कमर्शियल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें फिर डाउन पेमेंट आपके पास लिक्विड एसेट्स होने बहुत जरूरी है, जैसे कि बैंक में पैसे या फिर शेयर मार्केट्स में आपके जो लिक्विड एसेट्स होते हैं वो चाहिए। तो इन शॉर्ट, अगर मैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बाय कर रहा हूँ, आई शुड गो विद द रेसिडेंशियल मार्केट। करेक्ट। तो इट इज अ सेफर ऑप्शन। सेफर ऑप्शन, राइट। तो अगर मैं रेसिडेंशियल में जाता हूँ फर्स्ट या सेकंड टाइम होम बाय करने के लिए, तो मुझे क्या क्या सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए? तो पहले तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी रेंटल पे देनी है या फिर आपको खुद रहने के लिए देनी है। फर्स्ट टाइम में भी फर्स्ट टाइम होम बायर आपको खुद रहने के लिए लेनी है, right. या फिर आपको उसको रेंट देना है जिसमें आप नहीं रहोगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? अगर मैं रहने के लिए ले रहा हूँ या तो फिर रेंट के लिए भी फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, तो उसमें डिफरेंस क्या हो गया? तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रेसिडेंस। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो और आप उस घर में रहते हो, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रेसिडेंस। और जो आप पहला घर लेते हो और उसको रेंटल देते हो, तो फिर यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव्स। तो मैं अगर रेंट पे देता हूँ तो मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे इंसेंटिव भी नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो जो आपको लैंड ट्रांसफर टैक्स और उसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं $4,000 वगैरह, जो सारे बेनिफिट्स होते हैं, और डाउन पेमेंट आपको 5% से लेके 20% तक कर सकते हो, वो सारे बेनिफिट्स आपको अगर आप रेंटल दे रहे हो तो उसमें नहीं मिलेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा पर्पस क्लियर है कि मुझे वहां पे रहना है, ओके। लेकिन तो उसमें मुझे क्या देखना चाहिए? अच्छा, तो अगर आपका पहला गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस जगह घर लेना है, और आप अपना मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हो पूरे महीने का विदाउट रेंटिंग द प्रॉपर्टी। अगर ये गोल आपका क्लियर है कि यस आई कैन अफोर्ड द मॉर्गेज पेमेंट्स एवरी मंथ, और आपको रेंटल नहीं देना बेसमेंट या कुछ भी, देन यू कैन सर्च फॉर अ हाउस कि जहां आपको लोकेशन आपको पसंद है, कि यहाँ से मेरा काम भी नजदीक है, right. और सारी चीजें आपके विसिनिटी में है, तो उस तरीके की प्रॉपर्टी आपको देखनी। और मुझे वहां पे कुछ रेंटिंग के लिए कुछ भी ढूंढने की या ऐसा एरिया ढूंढने की जरूरत नहीं जहाँ मेरा प्रॉपर्टी रेंट पे जा सके। मेरा गोल क्लियर है कि मुझे वो सिर्फ अपने लिए रहनी है, अपने लिए रहना है। लेकिन अगर मेरा पर्पस ये है कि मैं बेसमेंट अपना जो है वो शायद से रेंट पे ले लूं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहूंगा, तो उसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए फिर आपको ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढनी पड़ेगी कि जिसमें आपका बेसमेंट फर्निश्ड हो, फिर आपके पास सेपरेट एंट्रेंस हो, साइड एंट्रेंस हो सकता है, साइड एंट्रेंस जैसे कि सेपरेट एंट्रेंस, या फिर वॉकआउट बेसमेंट हो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी में आपको क्या होगा कि आपका ऊपर का एरिया जहां पे आप अगर रहोगे तो वो फिर प्राइवेसी आपकी मेंटेन्ड होगी, और नीचे के लिए जो आप टेनेंट को दोगे उसके लिए आपके पास सेपरेट एंट्रेंस होगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी आपको तो प्रॉपर्टी के लिए भी मुझे शायद थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि जहाँ पे कॉलेजेस है या तो स्कूल्स है या तो ज्यादातर इमिग्रेंट आते हैं। ऑब्वियसली कंपनीज और कॉलेजेस अगर नजदीक है आपके घर से, तो कंपटीशन भी ज्यादा होगी टेनेंट्स में। यस, राइट। और रेंटल प्राइसेस भी आपको जितने चाहिए वो मिल जाएंगे, और जल्दी भी जा सकता है, रेंट पे। और इस तरीके से आपका मॉर्गेज पेमेंट भी एट द एंड ऑफ द मंथ कम होगा, क्योंकि आपको रेंट ज्यादा मिल रहा है। तो मैं पहली बार अगर घर खरीदा हूं तो ये सब फैक्टर मुझे ध्यान देने चाहिए और थोड़ा रिसर्च भी करना चाहिए, और एक मेरा गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे खुद के लिए चाहिए या फिर रेंट के लिए चाहिए, खुद के और बेसमेंट रेंट पे देना है। तो वो सब फैक्टर हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मार्केट में जाके हाउस सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये सारी चीजें आप रियल्टर एप्स जो होते हैं अपने मोबाइल पे,
उसमें आप फिल्टर डाल के ये सारी चीजें आप फिल्टर आउट कर सकते हो। जिस तरीके का आपको घर चाहिए वही आपको उसमें दिखाएंगे डैशबोर्ड पे। तो वो चीज भी एक अच्छी है। और आप अपने रियल्टर के साथ बात करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हो जिसमें ये सब चीजें आती हो, और आपका रियल्टर भी आपको फिर यही हाउसेस कैटेगरीज दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे कोई सब्सक्राइबर को कोई फर्स्ट हाउस बाय कर रहा है, उसका सिटी भी क्लियर है, उसको कौन सा हाउस चाहिए वो भी क्लियर है, तो वो डायरेक्टली रियल्टर को नहीं, क्योंकि रियल्टर को आपको कांटेक्ट करने की जरूरत अभी नहीं है। तो पहले तो आपको मॉर्गेज प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी इसके बारे में कि प्री अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री अप्रूवल लेने से आपके पास एक बजट होगा, आपके पास एक नंबर होगा, जिस तरीके का नंबर आप रियल्टर को दे सकते हो, फिर उसी बजट में आप अपना घर फाइंड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही डिपॉजिट दे दोगे तो फिर एट द लास्ट मोमेंट आपका मॉर्गेज फंड नहीं होगा, दिक्कत आएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑन पॉइंट नहीं है, आपकी इनकम उतनी नहीं है, और फिर आपकी डिपॉजिट जाएगी। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो और आप रेंटल प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो, तो उसके लिए यू वुड नीड 20% मिनिमम डाउन पेमेंट। मिनिमम 20 चाहिए होगा। एग्जैक्ट। अगर मेरे पास मिनिमम 20 है तो आई विल ऑल्सो लाइक फर्स्ट टाइम मैं रेंटल के लिए दे सकता हूँ। नहीं, उसमें आपको 10% ऑफ द परचेस प्राइस आपको लिक्विड एसेट जैसे कि आपके बैंक में या फिर कई शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड आपको दिखाना पड़ेगा वो। तो मेरे पास अगर मैं समझूं तो 30% तक का मेरे पास होना चाहिए हाउस वैल्यू से अमाउंट। एग्जैक्टली। लेट्स टेक अ सिनेरियो 600,000 का अगर आप घर बाई कर रहे हो फॉर अ रेंटल प्रॉपर्टी, तो उसका 20% डाउन यानी कि आपको 120,000 डाउन पेमेंट आपका जाएगा। और 10% ऑफ 600,000 तो 60,000 आपके बैंक में होना चाहिए या फिर कहीं पे इन्वेस्टेड जो आप निकाल सकते हो, जिसको बोलते हो लिक्विड एसेट्स। और अगर आप अपने खुद के लिए, जैसे कि आप प्राइमरी रेसिडेंस हो, खुद के लिए अगर आप घर लेना चाहते हो, तो उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें आप 5% से लेके 20% तक का डाउन पेमेंट कर सकते हो। राइट। तो एक ये बेनिफिट है, अगर मैं खुद के लिए ले रहा हूँ तो आई कैन पुट द 5% डिपॉजिट एज वेल। एग्जैक्टली। तो मैंने थोड़ा ये भी क्वेश्चन देखा है कि आप फर्स्ट टाइम होम बाय कर रहे हो और आपका जॉब लोकेशन से अगर वो हाउस 100 किलोमीटर के अंदर नहीं है, 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो माइट भी आपका मॉर्गेज रिफ्यूज हो सकता है। तो दैट्स राइट। एग्जैक्टली, ये बात सही है। क्योंकि अगर आप कोई घर बाय कर रहे हो और आपका वर्क प्लेस 100 किलोमीटर से दूर है वो घर से, तो आपको वर्क प्लेस से एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए जिसमें लिखा होता है कि रिमोट वर्क इज अलाउड। तो वर्क फ्रॉम होम अगर अलाउड है तो मुझे लेटर लेना पड़ेगा। अदरवाइज द बैंक कैन रिफ्यूज द मॉर्गेज। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे लाई टू द बैंक, दे लिव एट अ डिफरेंट प्लेस, पर उनका घर वो प्राइमरी रेसिडेंस बोल के रेंटल पे देते हैं, तो दैट्स अ फ्रॉड। Okay, so there is a chances to be refusal of your mortgage and you might be in a trouble. You might be in trouble. तो अगर मैं एक बात पूछूं कि एक आखिरी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहो हमारे सब्सक्राइबर के साथ, तो एज अ मॉर्गेज प्रोफेशनल आप क्या शेयर करना चाहोगे? तो मैं 3 चीजें शेयर करना चाहूंगा। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस इन लाइक नेक्स्ट 6 months, तो अपना बैंक अकाउंट आप यू हैव टू कीप इट क्लीन स्लेट। बहुत सारे इंटरनेट ट्रांसफर्स बड़ी अमाउंट के एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि दैट इज अ रेड फ्लैग व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ मॉर्गेज। दूसरी चीज ये है कि यू हैव टू मेंटेन योर क्रेडिट स्कोर अबव 680। ओह या राइट। एवरेज क्रेडिट स्कोर 740 750 है कनाडा का, तो आपको यू हैव टू मेंटेन इट अबव 680 फॉर श्योर। और थर्ड चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू टेक अ प्री अप्रूवल। राइट। अगर आपके पास प्री अप्रूवल है, दैट्स द रीजन आई कीप ऑन सेइंग द सेम पॉइंट। आपको प्री अप्रूवल है तो आपके पास बजट है और उसी बजट में आप प्ले कर सकते हो, एंड देन यू कैन लॉक द रेट। तो 3 महीने के लिए आपका रेट लॉक हो जाएगा। फिर उसमें आप अगर फ्यूचर में बढ़े रेट, तो आपका तो लॉक्ड है रेट, देन यू कैन यूज दैट रेट फॉर योर मॉर्गेज एज वेल। सो
थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। सो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट में डालिए और आपके क्वेश्चन हम रिव्यू करेंगे और मैक्सिमम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि हम नेक्स्ट एक वीडियो अगेन लेके आए और वो क्वेश्चंस के आंसर दे।